ओके विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु में हम पेज नंबर 55 पर आए हैं। किताब का 3.4 नंबर का पॉइंट है जिसमें लिखा है धातु की प्राप्ति। हमें धातु कैसे प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की भूपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी जमीन के नीचे से हमें धातु मिलती है। समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलयन लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारक होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। जमीन में से खनिज मिलते हैं। इन खनिज को जमीन में से निकालने के बाद उसको शुद्ध स्वरूप में प्राप्त करने की पद्धति को कहते हैं धातु का निष्कर्षण। 3.4.1 धातु का निष्कर्षण। तो आप देख सकते हैं कि धातु का निष्कर्षण करने का पूरा चार्ट किताब में पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है, पर उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा अधिक चीज़ें जोड़ दी है। आप देख सकते हैं धातु का संकरण यानी शुद्धिकरण। तो उच्च अभिक्रियाशीलता धातु का शुद्धिकरण। उसके बाद आता है दूसरा भाग मध्यम अभिक्रियाशीलता धातु है, और सबसे आखिर में निम्न अभिक्रियाशीलता धातु है। तो उच्च अभिक्रियाशीलता में Na, Ca, Mg और Na आता है। मध्यम अभिक्रियाशीलता धातु में Zn, Fe आता है, और निम्न अभिक्रियाशीलता में सिन बार जो मर्क्यूरी धातु हमने बोला था ना, थर्मोमीटर में होता है पारा, उसके लिए ये कच्ची धातु है और इसमें से पारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धातु का निष्कर्षण। धातु की सक्रियता के श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क धातु के निष्कर्षण कैसे होते हैं। कुछ धातु भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातु अपने यौगिक रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाली होती है। वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी जमीन में से सीधा शुद्ध स्वरूप में मिलती है धातु, जिसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है। उसको खाली पानी से या टर्पेंटाइन से धोकर शुद्ध धातु हमें मिल जाती है। तो ऐसे धातुओं के नाम जिसमें गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनियम एवं कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरी धातु K, Na, Ca, Mg और Al इतनी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है कि यह कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। ये धातु है जो वो स्वतंत्र रूप से कभी नहीं मिलती है, बराबर। उसके बाद मध्य धातु है जिसमें Zn, Fe, Pb की सक्रियता श्रेणी मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपट्टी के मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट स्वरूप में पाई जाती है। आगे आप देखेंगे कि धातु के अयस्क को ऑक्साइड में होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता यह पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। ये सभी धातुएं कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के स्वरूप में मिलती है, क्योंकि ये सभी धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर चुकी होती है। एवं इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं के निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातु है, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातु है, और उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु है। अब हम देखेंगे 3.4.2 अयस्क का समृद्धिकरण। हमें जो भी धातु मिलती है तो वो पहले शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध धातु मिलती है। उस अशुद्ध धातु को हम गैंग के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के खनिज में अयस्क, मिट्टी, रेती आदि से कई अशुद्धियाँ होती है जिसे हम गैंग कहते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क अशुद्धि हटाने का आवश्यक होता है। अयस्क से गैंग हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। इन पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। 3.4.3 सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नीचे आने वाली सबसे निम्न सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातु काफी अनभिक्रियत होती है। इन धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिन्नबार मर्क्यूरी का एक अयस्क है। गर्म वायु पैदा करने से पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्क्यूरी पारद में अपचित होता
है। इस प्रकृति में CuSO4 के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु के गर्म करके ही अयस्क से अलग किया जाता है। उसके बाद 3.4.4, तो 3.4.4 यानी मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातु है। क्रियाशीलता की श्रेणी में मध्य स्थिति में धातु है, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। प्रकृति तो प्राय सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड कार्बोनेट की तुलना में धातु के ऑक्साइड में से प्राप्त करने में आसानी होती है, इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क के वायु में उपस्थित अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन यानी भुंजन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके यह ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता हो तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक और अयस्क के भाजन के निस्तापन के समय रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो आप देख सकते हो कि कार्बोनेट अयस्क को निस्तापित किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को भर्जन यानी भुंजन किया जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यह विस्थापन की अभिक्रिया अत्याधुनिक ऊष्मक्षेपी होती है। उसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु की गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम क्रिया कर उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी की पुर्जे की दरार को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al gives 2FeL प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा 3.4.5। अभी हम देखेंगे 3.4.5 यानी उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु है। उच्च यानी अधिक अभिक्रियाशीलता हो जिसकी, तो KCaNaMg। गलित में विद्युत अपघटन यानी इस धातुओं को पहले पिघलित यानी गलित किया जाता है, द्रव्य स्वरूप में लाया जाता है और उसको विद्युत विभाजन से अलग किया जाता है। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशीलता होती है। इन कार्बन के साथ गर्म करके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि ऑक्साइड अपचयन कर उन धातुओं में अपरिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक है। इन धातुओं के विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, कैथोड पर Na प्लस E माइनस Na और एनोड पर 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2E माइनस। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन की अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है 3.4.6, ये मोस्ट IMP है विद्यार्थी, धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण, तो यहाँ पर हमने धातु का परिष्करण, यहाँ पर भी धातु का परिष्करण यानी शुद्ध धातु मिलना, धातु का शुद्धिकरण। विद्युत से हम शुद्धिकरण करेंगे। पेज नंबर 58 ऊपर पूरी चित्राकृति के साथ वो प्रक्रिया दर्शाई है। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इनमें अपद्रव्य होते हैं। इन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती। धातु को अपद्रव्य के हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। परिष्करण यानी शुद्धिकरण है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकोल, सिल्वर जैसी गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातुओं को पतली परत कैथोड पर बनाया जाता है। धातु के लवण का विलयन उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन से घुल जाती है और इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलयन की अशुद्धियों विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोडिक पंथ कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर 59 पर हम देखेंगे तो कुछ प्रश्न दिए हैं, वो भी हमें होमवर्क में लिखने हैं, टिक कर लीजिए। उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट 3.5 संक्षारण, यानी ये धातु का जो क्षारण होता है, संक्षारण, उसे रोकने के लिए उपाय बताए गए हैं। आखिरी पॉइंट 3.5.1
बराबर। अरे सॉरी 3.5 धातु के एक संचारण, धातु के ऊपर क्षारण कैसे होता है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमें किताब में दिए हैं, जो किताब में से पढ़ूं या इसमें से पढ़ूं एक ही चीज है। खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी सिल्वर काली हो जाती है, जिसे सिल्वर सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कॉपर यानी तांबा हवा में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ अभिक्रिया करता है और उसका भूरे रंग की चमक धीरे धीरे कम होती जाती है और हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबा होता है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और तांबे की जो भूरे रंग की चमक होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके ऊपर हरे रंग के यानी लीलो हरे रंग के कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं। इसे कहते हैं कॉपर का संक्षारण यानी। और उसके बाद लंबे समय तक आर्द्र वायु में लोहे को रखने पर उसके ऊपर भूरे रंग की पत्रिक पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, लोहे को जंग लगना। तो ये सभी धातु के संक्षारण है। तो धातु के संक्षारण के बाद आपको एक क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 3.14। तो वो क्रियाकलाप को आप गौर से देखो, किताब में आकृति में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, बराबर। तो इसमें 3 कष्टनली दी हुई है हमें। ये 3 कष्टनली के अंदर आप देखो तो पहली कष्टनली में पानी में आधी डूबी हुई लोहे की कील, जो कील ठोकते हैं ना, वो कील डाली गई है। दूसरे में पानी से पूरी अंदर डूबी हुई कील रखी गई है और उसके ऊपर पीले कलर का तेल डाला गया है। और तीसरी कष्टनली में आप देखेंगे तो नीचे कुछ सल्फाइड कैल्शियम क्लोराइड के शुष्क दाने दिए हुए। ये दाने क्या करते हैं कि कष्टनली के अंदर जितनी भी हवा होती है उस हवा में से आर्द्रता यानी बेज को सोख लेते हैं और उसके अंदर लोहे की कील रखी हुई है। और हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि इन तीनों कष्टनली में से किस कष्टनली के अंदर रखी हुई लोहे की कील को जंग लगेगा और किसको नहीं लगेगा। तो विद्यार्थी मित्रों इसका उत्तर कष्टनली ए में जो कील रखी हुई है वो आधी पानी में डूबी है, आधी हवा में संपर्क में। तो हवा में रखा हुआ बेज आर्द्रता वह पानी के साथ और लोहे के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है और उसे जंग लगता है। तो कष्टनली ए की कील जो है उसको जंग लगेगा, बी और सी को जंग नहीं लगेगा, क्योंकि बी में जो रखी हुई है उसमें जो ऊपर हवा है और बीच में तेल है, तो तेल हवा को पानी के साथ घुलने नहीं देता है। ओके। और तीसरे के अंदर हमने जो रखा है कि कैल्शियम क्लोराइड के दाने, वो जितनी भी हवा है उसमें से बेज यानी आर्द्रता को खींच लेता है। यानी हवा है पर सूखी हवा, तो सूखी हवा में बेज नहीं होने के कारण इस कीलो को भी जंग नहीं लगेगा, बराबर विद्यार्थी मित्रों। इसके आगे हम देखते हैं धातु के संस्करण की सुविधा, सुरक्षा के उपाय। ये धातु को संस्करण यानी जंग न लगे इसके लिए उपाय क्या है। तो उपाय आप बोर्ड पर देख सकते हैं। पेंट करना यानी कलर करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, लेपन करना, क्रोमियम लेपन करना, एनोडीकरण करना और मिश्र धातु बनाना। तो इसमें से जो आखिरी वाला पॉइंट है वो हमारे 2 पैराग्राफ में दिया गया है। आखिरी वाला पॉइंट, धातु को मिश्र बनाना। तो मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है। लोहे एवं इस्पात जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यश द लेपन कहा जाता है। जस्ते की परत पर नष्ट हो जाने के बाद यश लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित करता है। क्या आपने इसका कारण बता सकते हैं। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी विधि मिश्र स्त्रावन है, यानी मिश्र धातु बनाना है। इस विधि में हम इच्छानुसार धातु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो लोहा जो होता है ना, लोहा शुद्ध स्वरूप में बहुत नरम होता है, पर उसके अंदर 0.05% मात्रा में कार्बन अगर उसके अंदर सम्मिलित कर दिया जाए तो उससे बन जाता है फौलाद। तो लोहे का अन्य स्वरूप है फौलाद, जो ज़्यादा सख्त होता है, ठोस होता है, उसका कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है, कठिनता, तथा उसके ऊपर जंग नहीं लगता। इस प्रकार लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यहाँ पर पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दोनों या 2 से अधिक धातुओं का समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इस तरह तैयार किए गए पहले में मूल धातु के गलित अवस्था में लाया जाता है, तत्पश्चात उसके दूसरे तत्वों के साथ निश्चित अनुपात में विलयन क्रिया किए जाते हैं। फिर उसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता
है। यदि कोई धातु की परत को मिश्र धातु के अमलंग कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबे एवं जस्ता CaZn की मिश्र धातु पिघली पतली और ताम्र एवं टीन CuS1 की मिश्र धातु कांसु विद्युत की कुचालकता है, यानी उसमें से विद्युत प्रसार नहीं हो सकता है। पेज नंबर 61 पर लास्ट वाला पॉइंट, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ के लिए किया जाता है। सीसा एवं टीन का उपयोग मिश्र धातु के सोल्डरिंग में, जिसका गलनांक बहुत कम है, उसमें किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत तारों पर परस्पर वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है। फिर 3 प्रश्न दिए, वो प्रश्न भी आप टिक कर दीजिए। स्वाध्याय में किसके ऊपर टिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वाध्याय निकाले पेज नंबर 62 पर 1 2 3 4 5 6 9 10 12 14 और 16, और उसके बाद किताब में आगे कुछ पेजों पर प्रश्न आए थे जो मैंने बोले थे बीच में कि इसको आपको लिखना है, वो फिर से एक बार बता दूं। पेज नंबर 45, पेज नंबर 51, पेज नंबर 59 और पेज नंबर 61, और लास्ट में अभी अभी हमने देखा पेज नंबर 61 के ऊपर 3 प्रश्न है। तो ये आपको होमवर्क में लिखने हैं, और होमवर्क लिखकर आपको अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है चौपड़े में लिखकर उसके फोटो पाड़ के भेज देने। तो यहाँ पर आपका पाठ नंबर 3 संपूर्ण होता है। अस्तु।